नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटराइड्स में। मेरा नाम है अमित। और अगर प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की हम लोग बात करें तो चीज़ें ऐसा लगता था कि कुछ स्थिर सी हो गई हैं। बलेनो को काफ़ी वक्त हो चला था और एल्ट्रोज ने इस सेगमेंट में आकर के कुछ हलचल मचाने की कोशिश करी, लेकिन कुल मिलाकर के जितना एक्शन हम लोग कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में देख रहे हैं उतना एक्शन हम लोगों को हैचबैक सेगमेंट के अंदर देखने को नहीं मिल रहा था। अब ये काफ़ी बड़ा सेगमेंट है तो ये बड़े अचरज की बात थी, लेकिन नई i20 के साथ Hyundai ऐसा लग रहा है कि इस सेगमेंट को एक नई डायरेक्शन में, एक नए स्पेस में लेकर के जाने की कोशिश कर रहा है, जहां पर फीचर्स और एक जो प्रीमियम फील है गाड़ी की वो आज तक जो नहीं देखी गई है उस तरह की फील Hyundai कस्टमर को देने की कोशिश कर रहा है। अब ये जो गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, इस गाड़ी का एक बड़ा ही डिटेल्ड वॉक अराउंड वीडियो मैंने पहले किया था, जहाँ पर आपको इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के बारे में मैंने सब कुछ बताया था कि अगर आप टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के साथ जाते हैं तो वहाँ पर आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप उसे देख सकते हैं, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको सारी फीचर्स तो बताऊंगा ही, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि यहाँ पर चूंकि अब मुझे सारे वेरिएंट्स मालूम है तो वेरिएंट्स में आपको क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है, कौन सा वेरिएंट आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहेगा। उसके साथ ही जाहिर तौर पर मैं आपको इसकी राइड, इसके परफॉर्मेंस, इसकी हैंडलिंग के बारे में भी बताऊंगा और इसको इसके जितने भी यहाँ पर राइवल्स हैं, इसके जितने भी प्रतिद्वंदी हैं उनके साथ कंपेयर भी करूँगा। तो आज के वीडियो में ज़रा ज़्यादा वक्त लगेगा, लेकिन आप ज़रा सब्र रखिए, क्योंकि हम लोग जनरली बहुत लंबे वीडियो करते हैं ताकि आप एक ही वीडियो देख करके आपकी जितनी भी जिज्ञासाएं हैं उन सब के उत्तर पा सकें। तो चलिए बिना कोई और वक्त ज़ाया किए हुए हम लोग ये रिव्यू शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डायमेंशंस की। ये जितनी भी गाड़ियाँ इस सेगमेंट में, आप एल्ट्रोज ले लीजिए या फिर बेलेनो ले लीजिए या फिर जैज़ ले लीजिए या फिर पोलो ले लीजिए, इन सभी गाड़ियों से ज़्यादा लंबी है, ज़्यादा चौड़ी है। इसका व्हील बेस भी सबसे लंबा है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ऊंची नहीं है। ये इनफैक्ट इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा नीची गाड़ियों में से एक है। और इसके अलावा इसका जो फेस आप देख रहे हैं ये बहुत ही एग्रेसिवली डिज़ाइन किया गया है। इनफैक्ट अगर इसके निचले बम्पर को आप कुछ एंगल से देखेंगे तो आपको जो कुछ बड़ी सुपर कार्स होती हैं उनमें जिस तरह से एक इनलेट होता है उस तरह का एक यहाँ पर आपको एक लुक दिया गया है। अब यहाँ पर ये इनलेट तो नहीं है, लेकिन ये देखने में बड़ा एग्रेसिव लगता है। उसके अलावा ये जो ग्रिल यहाँ आप देख रहे हैं, ये टर्बो वेरिएंट की ग्रिल ज़रा अलग है। यहाँ पर ये डायमंड शेप ग्रिल नज़र आएगी आपको ग्लॉसी ब्लैक के अंदर, लेकिन जो दूसरे वेरिएंट्स हैं वहाँ पर आपको एक पैरामेट्रिक ज्वेल नाम की ग्रिल नज़र आती है, जहाँ पर आपको पैरेललोग्राम्स मिलते हैं। दोनों ही ग्रिल्स बहुत प्रीमियम लगती हैं और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टर्बो में आपको ज़्यादा प्रीमियम कोई ग्रिल यहाँ पर Hyundai दे रहा है। दोनों ही जो ग्रिल्स हैं बहुत अच्छी लगती हैं देखने में। यहाँ पे नीचे आपको ये एक्सटेंडेड एक लिप नज़र आएगा। इसी एग्रेसिव थीम को जारी रखते हुए यहाँ पर एक नीचे आपको एक ग्लॉसी लिप भी मिलता है, नीचे आपको एक स्लिट मिलती है। और ये जो नई स्पोर्टी बड़ी ही एजी डिज़ाइन है, इसका नाम है सेंसुअस स्पोर्टीनेस। इसे सेंसुअस स्पोर्टीनेस के नाम से Hyundai संबोधित करता है। तो ओवरऑल ये बड़ी ही फ्रेश, बड़ी ही मॉडर्न स्कल्प्टेड लुक वाली गाड़ी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सामने भी काफ़ी एंगुलर लुक दिया गया है। बॉनेट पर बड़ी ही प्रोमिनेंट क्रीजेज़ हैं, साइड में बड़ी प्रोमिनेंट क्रीजेज़ हैं। और ये जो हेडलैम्प्स हैं ये LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं, लेकिन ये याद रखिए कि यहाँ पर जो लोअर वेरिएंट्स हैं यानी कि स्पोर्ट्स ट्रिम तक यहाँ पर आपको ये LED लैम्प्स नहीं मिलेंगे। वहाँ पर आपको सिर्फ हैलोजन बल्ब्स मिलेंगे। और यहाँ पर ये जो आप फॉग लैम्प्स देख रहे हैं, यहाँ पर आपको वहाँ एक DRL मिलेगी। और ये जो ऊपर वाली DRL है ये भी आपको उन वेरिएंट्स में नहीं मिलेगी, ये आपको टॉप वेरिएंट्स यानी कि एस्टा और एस्टा ऑप्शंस में ही मिलेगी। अब मैं आपको वेरिएंट्स के बारे में बता रहा हूँ तो यहाँ आपको बता दूँ कि एरा वेरिएंट नहीं मिलता है, यहाँ पर मैग्ना वेरिएंट से लाइनअप चालू होता है। उसके बाद आपको स्पोर्ट्स वेरिएंट मिलता है। एस्टा और एस्टा ऑप्शंस जो है वो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। और बीच बीच में आपको डुअल टोन वेरिएंट्स में मिलते हैं, अलग अलग वेरिएंट्स के, यानी कि स्पोर्ट्स, एस्टा और एस्टा ऑप्शंस के डुअल टोन वेरिएंट्स हैं। और हर एक डुअल टोन वेरिएंट के लिए आपको लगभग 15,000 रुपया एक्स्ट्रा देना होता है। तो ये जो सामने आप हेडलैम्प देख रहे हैं यहाँ पर आपको अंतर मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर फ्रंट पार्किंग सेंसर्स जो है ये मेरे ख्याल से होने चाहिए थे लेकिन मिसिंग है। अब अगर इसे हम साइड से देखें तो यहाँ पर भी एक काफ़ी स्पोर्टी थीम है और ये क्रोम जो लुक है ये इसे एक फ्रंट फॉरवर्ड डिज़ाइन, काफ़ी स्पोर्टी डिज़ाइन प्रदान करता है। यहाँ पर जो इसके हैंडल्स हैं ये काफ़ी प्रीमियम लगते हैं, क्रोम फिनिश्ड हैं। 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। 16 इंच के डुअल टोन अलॉयज़ यहाँ पर आपको नज़र आएंगे टॉप वेरिएंट्स के अंदर, लेकिन जो लोअर वेरिएंट्स हैं वहाँ पर आपको स्पोर्ट्स के अंदर यहाँ पर स्टाइलाइज्ड स्टील व्हील मिलता है, जो कि अच्छा लगता है देखने में, लेकिन वो अलॉय नहीं है। और यहाँ पर ये जो टायर साइज़ है ये 195 सेक्शन है, लेकिन जो लोअर वेरिएंट्स हैं वहाँ पर आपको 185 सेक्शन टायर मिलता है। जो सबसे बेस मैग्ना वेरिएंट है वहाँ पर आपको व्हील साइज़ भी कम मिलता है, वहाँ पर आपको 15 इंच का व्हील नज़र आएगा। इसके अलावा लोअर वेरिएंट्स में आपको ये जो क्रोम डोर हैंडल्स हैं ये भी नहीं मिलेंगे, बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स मिलेंगे। और ये शार्क फिन एंटेना भी एक डिफरेंशिएटर है। ऊपर सनरूफ जो है ये भी आपको केवल प्रीमियम टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स में मिलती है। और देखने में जैसा कि आप साइड से देख रहे हैं बड़ा ही फ्रंट फॉरवर्ड, बड़ा ही स्पोर्टी अपस्वेप्ट किस्म का डिज़ाइन है। यहाँ पर ये जो खास करके लाइन आप देख रहे हैं ये एक बड़ा ही 3D ट्रायंगुलर किस्म का लुक लिए हुए है।
और इस लाइन के साथ एक बड़ा ही एंगुलर, बड़ा ही स्पोर्टी मॉडर्न लुक इस गाड़ी को प्रदान करती है। नीचे भी यहाँ पर एक कर्व्ड लाइन आपको नज़र आएगी और ये ग्लॉसी ब्लैक जो इंसर्ट्स हैं, साइड स्कर्ट्स, ये भी इसके स्पोर्टी स्वरूप को उभार करके सामने लाते हैं। पीछे अगर आप देखेंगे तो ये स्पॉइलर यहाँ पे आपको नज़र आएगा, हाई माउंट स्टॉप लैंप्स, और ये एक ग्लॉसी ब्लैक एक्सटेंशन यहाँ पर आपको नज़र आएगा। और ये जो पीछे आप वॉश एंड वाइप देख रहे हैं, ये आपको स्पोर्ट्स वेरिएंट में नहीं मिलेंगे, ये केवल एस्टा और एस्टा ऑप्शन वेरिएंट्स में ही मिलेंगे। इसके अलावा कैमरा काफ़ी लो प्लेस किया गया है यहाँ पर, और ये जो फॉ डिफ्यूज़र आप पीछे देख रहे हैं, ये आपको काफ़ी एक स्पोर्टी डिज़ाइन देते हैं गाड़ी का, और ये काफ़ी एंगुलर, काफ़ी स्पोर्टी लगती है। पीछे आपको बड़े ही स्टाइलिश जी शेप्ड एलईडी लैंप्स मिलते हैं, और ये भी आपको जो बेस वेरिएंट है वहाँ पर नहीं मिलेंगे, मैग्ना में नहीं मिलेंगे। ये एलईडी जो लैंप्स हैं ये आपको स्पोर्ट्स वेरिएंट के बाद मिलते हैं। और यहाँ पर ये जो ब्लिंकर और रिवर्स लाइट है, ये दोनों ही बल्ब्स हैं। इसके अलावा इस गाड़ी की जो विड्थ है, इसे ये जो एक बड़ी सुंदर सी हॉरिजॉन्टल क्रोम लाइनिंग है जो टेल लैंप्स को कनेक्ट करती है, ये हाईलाइट करती है। और पीछे से जब आप इस गाड़ी को देखते हैं तो ये काफ़ी वाइड, काफ़ी सॉलिड स्टांस लिए हुए नज़र आती है। इसके अलावा नीचे आपको ये 2 रिफ्लेक्टर्स भी नज़र आ रहे होंगे। ओवरऑल इस गाड़ी का जो डिज़ाइन है, अभी फ़िलहाल जितनी भी गाड़ियाँ मार्केट में अवेलेबल हैं उनमें सबसे ज़्यादा कंटेम्प्रेरी, सबसे ज़्यादा 21st सेंचुरी और सबसे ज़्यादा फ्रेश मॉडर्न लुकिंग नज़र आता है। काफ़ी एजी है, काफ़ी यूथफुल है। अगर मैं यहाँ पर मिसिंग फीचर्स की बात करूँ तो मेरे ख्याल से सामने अगर फ्रंट सेंसर्स होते तो ज़्यादा अच्छा होता। और अब मैं ज़रा लालची भी हो रहा हूँ क्योंकि हुंडई हमारी जो आदतें हैं उसे बिगाड़ रहा है। तो यहाँ पर अगर 360 डिग्री कैमरा होता तो कहने ही क्या थे। इन दोनों चीज़ों के अलावा मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी फ़ीचर मिसिंग है। और बाहर से ये गाड़ी न सिर्फ देखने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बहुत अच्छी फ़ीचर्स और बहुत अच्छे डिज़ाइन से लैस है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अंदर क्या क्या है, लेकिन उससे पहले हम लोग ज़रा इस चाबी को देख लें। यहाँ पर आपके पास लॉक अनलॉक के साथ साथ ये बूट रिलीज़ बटन है, और साथ ही ये इमरजेंसी सायरन और लाइट्स वाला बटन है, जिसे अगर आप प्रेस करके रखेंगे तो लाइट्स जल उठेंगी और हॉर्न भी बजेगा। लेकिन जब आप गाड़ी के पास पहुँचते हैं तो यहाँ पर ये जो विंग्स हैं ये इस तरह से एक वेलकम जेस्चर करते हैं। यहाँ पर नीचे पडल लैंप भी है, जिससे कि नीचे अगर कुछ गंदा सरफेस है तो आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा। यहाँ पर एलईडी ब्लिंकर्स लगे हुए हैं, और यहाँ पर ये जो रिक्वेस्ट सेंसर है, इसे इस बात का आभास हो जाता है कि आप आ गए हैं, और आप ये बटन दबा के सीधा अंदर घुस सकते हैं। आपको चाबी जेब से निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको अंदर सारे फीचर्स बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो 4 वेरिएंट्स हैं उनमें फ़ीचर्स में बहुत फ़र्क है, और यहाँ पर वैल्यू फॉर मनी जो वेरिएंट है उसके बारे में भी आखिरी में बताऊँगा। तो चलिए जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि इन 4 वेरिएंट्स में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। अब जो बेस मैग्ना वेरिएंट है वहाँ पर भी आपको 2 एयरबैग्स, ABS, फ्रंट फॉग लैंप्स और 2-DIN ऑडियो मिलता है। यहाँ पर जो बीच का स्पोर्ट्स वेरिएंट है वो मेरे ख्याल से एक काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, लेकिन वहाँ पर कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। अब ये मिसिंग चीज़ें क्या हैं इसके बारे में हम जल्दी से बात कर लेते हैं। और वहाँ पर आपको 2 एयरबैग्स मिलते हैं, लेकिन आपको वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट, ब्लू लिंक, वहाँ पर आपको 10.25 इंच वाली बड़ी स्क्रीन नहीं मिलेगी, लेकिन वहाँ पर आपको 8 इंच वाली स्क्रीन मिलेगी, जहाँ पर आपको वायरलेस कनेक्टिविटी मिलती है एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ। वहाँ पर आपको रियर डिफॉगर नहीं मिलेगा और रियर वॉश एंड वाइप भी नहीं मिलेगा, लेकिन रियर व्यू मॉनिटर मिलेगा जो कि कुछ हद तक इन दोनों कमियों को कॉम्पेंसेट कर सकता है। वहाँ पर आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स नहीं मिलेंगी, एलईडी लैंप्स नहीं मिलेंगे जैसा मैंने आपको बताया, एलईडी डीआरएल नहीं मिलेगा और कॉर्नरिंग फंक्शन नहीं मिलेगा। वहाँ पे आपको अलॉयज़ नहीं मिलेंगे, लेकिन स्टाइल्ड स्टील व्हील्स मिलेंगे, एम्बियंट लाइटिंग, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग और नॉब, स्लाइडिंग फ्रंट आर्मरेस्ट, बोस के स्पीकर्स वहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे, ब्लू लिंक और स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, सनरूफ नहीं मिलेगी, क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा, ऑक्सी बूस्ट एयर प्योरीफायर नहीं मिलेगा, रेयर सीट आर्मरेस्ट और एडजस्टेबल रेयर हेडरेस्ट नहीं मिलेंगे, वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलेगी, सामने वाले ड्राइवर सीट के लिए ऑटो अप नहीं मिलेगा, सिर्फ ऑटो डाउन मिलेगा, ऑटो AC, फ्रंट USB चार्जर और लगेज लैंप भी नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी फ़ीचर्स हैं जो काफ़ी यूजेबल हैं, जो काम की हैं। ये सारी जो फ़ीचर्स हैं ये कुछ फैंसी फ़ीचर्स हैं, लेकिन मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स वेरिएंट जो है वो बहुत अच्छा है। अब हम लोग वेरिएंट्स की बात कर रहे हैं तो देख लें कि एस्टा और एस्टा ऑप्शंस में क्या क्या फ़र्क है। एस्टा ऑप्शंस में आपको एस्टा के ऊपर रियर सीट आर्मरेस्ट, एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट, इलेक्ट्रिक सनरूफ, क्रूज़ कंट्रोल, 4 एक्स्ट्रा एयरबैग्स यानी कि 2 साइड और 2 कर्टन बैग्स, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स और हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट मिलती है। इसके अलावा जो डुअल टोन वेरिएंट है वहाँ पर आपको एक डुअल टोन कलर स्कीम मिलती है, जिसमें टॉप जो है वो ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक ORVMs मिलते हैं। इंटीरियर में आपको ब्लैक इंटीरियर्स मिलते हैं, जहाँ पर आपको रेड इंसर्ट मिलते हैं। नॉर्मल जो वेरिएंट्स हैं वहाँ पर आपको कॉपर इंसर्ट मिलते हैं। सीट फैब्रिक पर अंदर आपको रेड स्टिचिंग मिलेगी, और अगर आप टर्बो वेरिएंट्स में डुअल टोन ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको रेड स्टिचिंग के साथ साथ रेड पाइपिंग भी मिलेगी। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये डोर्स काफ़ी वाइड खुलते हैं, एंट्री काफ़ी ईजी है। सीट्स मामूली तौर पे ज़रा नीची हैं, लेकिन
आप बड़े आराम से अंदर जा सकते हैं, यहाँ पर आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। उसके अलावा ये जो डोर पैनल है ये देखिए, जो कि एक सेंसुअस स्पोर्टीनेस वाली जो स्टाइलिंग है उसे यहाँ पर भी कैरी किया गया है। और इस पूरे कैबिन का जो लेआउट है ये बड़ा ही हॉरिजॉन्टल है और इसी हॉरिजॉन्टल थीम को यहाँ पर देखिए कैरी किया गया है। अगर आप ये सेक्शन देखेंगे या फिर ये जो बोस स्पीकर्स हैं इसको किस तरह से इस पैनल में मर्ज किया गया है, तो एक बड़ा ही हॉरिजॉन्टल थीम यहाँ पे दिया गया है, बड़ा ही फ्लोई इंटीग्रेटेड सा थीम दिया गया है। यहाँ पर आपको एक बड़ी वाटर बॉटल रखने के लिए जगह मिलती है। उसके साथ ही आपको यहाँ पर पावर फोल्डिंग मिरर्स, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट्स, डोर लॉक अनलॉक और ड्राइवर्स साइड विंडो जो है 1 टच अप और डाउन मिलती है। और ये जो डोर पुल्स हैं ये एक मेटालिक डार्क कलर में फिनिश किए गए हैं। ये प्लास्टिक क्वालिटी यहाँ पर जो है ये मेरे ख्याल से ज़रा और अच्छी हो सकती थी। ये ख़राब नहीं है लेकिन सॉफ्ट टू टच भी नहीं है और ये स्क्रैच रेजिस्टेंट है। हालांकि हार्ड प्लास्टिक है लेकिन क्वालिटी यहाँ पर अच्छी है। मेरी अकेली शिकायत जो यहाँ पर है वो ये है कि ये जो टच पॉइंट है ये ज़रा सॉफ्ट टू टच हो सकता था, जिससे कि इस टच पॉइंट पर एक ज़रा आराम का आभास होता। यहाँ पर आपके पास एक ज़रा स्पेस है जिसे आप एक डोर हैंडल की तरह या फिर कोई सामान रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये जो टर्बो वेरिएंट्स हैं यहाँ पर आपको ये मेटालिक पेडल्स मिलते हैं जिस पर रबर ग्रिप्स हैं। यहाँ पर आपको डेड पेडल भी नज़र आएगा। ये बॉनेट रिलीज़, ये रियर व्यू मॉनिटर के लिए बटन है, ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। और ये हेडलाइट लेवलर, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पर आपको नज़र आएगा। और ये जो फंक्शनैलिटी है ये आपको स्पोर्ट्स वेरिएंट में नहीं मिलेगी, एस्टा और एस्टा ऑप्शंस में ही मिलेगी। इसके अलावा स्टीयरिंग, टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल, एक बड़ा अच्छा फीचर। और ये इंसर्ट जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कॉपर इंसर्ट्स यहाँ पर और यहाँ पर, ये सारे इंसर्ट्स आपको डुअल टोन वेरिएंट्स में रेड में नज़र आएंगे। ये जो बड़ा स्क्रीन है यहाँ पर ये फुली डिजिटल है, आपको वर्ना की याद दिलाएगा। और यहाँ पर आपके पास टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है। इसके अलावा यहाँ पर फ्यूल एफिशिएंसी से रिलेटेड या फिर और भी जो सारी जानकारी है, नेविगेशन से रिलेटेड जानकारी है, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगी। लेफ़्ट में आपको मिलता है स्पीडो, राइट में मिलता है टैको और यहाँ पर आपको मिलती है स्पीड डिजिटल तौर पर। और इसके अलावा जो बड़ा हाईलाइट है यहाँ पर इस सेगमेंट में, जो कि आपने पहले नहीं देखा होगा शायद कभी भी, वो है ये 10.25 इंच का बड़ा स्क्रीन। यहाँ पर एक 8 इंच स्क्रीन भी आता है जहाँ पर आपको मिलता है वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी। यहाँ पर अगर आप देखने जाएंगे तो आपको एक 7 स्पीकर बोस ऑडियो सिस्टम मिलता है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स में। और ये जो बोस ऑडियो सिस्टम है ये बहुत ही शानदार साउंड करता है। इस सेगमेंट के लिए ये एक नॉवेल्टी है। यहाँ पर एक सबवूफर भी है, टोटल 7 स्पीकर्स हैं सबवूफर के साथ। अब न सिर्फ यहाँ पर आपको नेविगेशन मिलता है लेकिन आप 2 ब्लूटूथ फ़ोन्स को कनेक्ट कर सकते हैं। एक फ़ोन को आप अपने कॉल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं और दूसरे फ़ोन को आप ऑडियो के लिए यानी कि म्यूज़िक के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये एक फैमिलियर सिस्टम है और ये आपने जो Hyundai क्रेटा है उसमें भी देखा है। और किया और Hyundai साथ मिलके इस स्क्रीन को यूटिलाइज़ करते हैं अपनी नई मॉडर्न कार्स के लिए। यहाँ पर अगर आप देखने जाएंगे तो ये जो स्क्रीन है यहाँ पर ये स्प्लिट सेटअप मिलता है आपको और बहुत ही क्लियर है यहाँ पर सब कुछ। टच रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर अब आपको ब्लू लिंक भी मिलता है जिसमें आपको जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं वो ओवर द एयर मिलते हैं, जहाँ पर आपको इसे अपडेट कराने के लिए अब सर्विस स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा। और इसके अलावा अब यहाँ पर आप कुछ वॉइस कमांड्स जैसे कि वेदर, टेम्परेचर सेट या फिर इस तरह की चीज़ें गाड़ी को बोल करके सीधा एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो सारी फीचर्स हैं जो कि एक गाड़ी में मिलनी चाहिए वो सारी मिलती हैं। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक एसी नज़र आएगा। ये बड़ा ही टैक्टाइल सॉलिड फील वाला एसी के फ्लो का कंट्रोल है। यहाँ से आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। ये एसी ऑन एंड ऑफ, ये डिफॉगर्स हैं। और इसके अलावा यहाँ से आप मोड कंट्रोल कर सकते हैं, रिसर्कुलेशन, यहाँ से एसी ऑफ और यहाँ से ऑटोमेटिक। 2 USB सॉकेट, यहाँ से एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्ट होता है। ये 12 वोल्ट पावर सॉकेट यहाँ पर आपको नज़र आएगा। और वायरलेस चार्जिंग आपको मिलती है यहाँ पर जो कि कूल्ड है, जिससे कि आपका जो फ़ोन है वो गर्म ना हो। यहाँ पर हमारे पास है ये DCT टर्बो वेरिएंट, तो ये आपको यहाँ पर ये ड्राइव सेलेक्टर नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पर चूँकि ये डुअल टोन वेरिएंट नहीं है तो कॉपर स्टिचिंग और कॉपर पाइपिंग नज़र आएगी। डुअल टोन वेरिएंट्स में आपको रेड स्टिचिंग विद रेड पाइपिंग नज़र आएगी। सेम स्टिचिंग यहाँ पर आपको वहाँ पर नज़र आएगी। और ये जो आर्मरेस्ट यहाँ पर है ये स्लाइडिंग है तो आपके आराम में इजाफा करता है। और नीचे काफ़ी सारा स्पेस भी है। देखिए मैंने यहाँ पर अपना एक बड़ा सेलफ़ोन रख रखा है, तो यहाँ पर अपना सेलफ़ोन और वॉलेट आप यहाँ पर रख सकते हैं। उसके अलावा अब जो एक नया और फीचर यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है वो है ये एयर प्योरीफायर विद ऑक्सी बूस्ट। और यहाँ पर रेड, ऑरेंज, ग्रीन और ब्लू कलर से आपको पता चलता है कि अंदर एयर क्वालिटी कैसी है। कुछ और ज़रूरी चीज़ें, ड्राइवर की जो सीट है ये सीट हाइट एडजस्टेबल है, लेकिन लंबार सपोर्ट यहाँ पर मिसिंग है। मेरे ख्याल से यहाँ पे लंबार सपोर्ट अगर मैनुअल भी होता तो ज़्यादा अच्छा होता, ताकि आप लंबे डिस्टेंस में भी बड़े आराम से चला सकें।
जो विंड स्क्रीन एरिया है इसे बड़ा किया गया है ताकि विजिबिलिटी बढ़ जाए। जो विंडो लाइन है इसे भी ज़रा नीचे किया गया है ताकि आपकी जो विजिबिलिटी है चारों तरफ ये अच्छी रहे। और इसके अलावा अगर आप ये डैशबोर्ड का मटेरियल देखेंगे तो ये ज़रा हाई क्वालिटी है। जो हार्ड प्लास्टिक वहाँ यूज़ किया गया है वो यहाँ यूज़ नहीं किया गया है। और विजिबिलिटी जनरली यहाँ पर बहुत अच्छी है। जो AC वेंट्स हैं इन्हें एक हॉरिजॉन्टल शेप दिया गया है। ये हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं ये इसे डिफाइन करती हैं और ये काफ़ी प्रीमियम लगता है, काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में। आपको एक रैप अराउंड फील यहाँ पर नज़र आएगा। इसके अलावा ये जो AC कंट्रोल्स हैं और जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है ये ज़रा ड्राइवर की तरफ टिल्टेड है ताकि आपको जो कंट्रोल्स हैं, अर्गोनॉमिक्स हैं, ये एकदम परफेक्टली एक्सेसिबल रहें। सीट बहुत ही कंफर्टेबल है, बोल्स्टरिंग बहुत अच्छी है, सपोर्ट बहुत अच्छा है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है और सामने शोल्डर रूम भी अब 30 mm से ज़्यादा बढ़ गया है। इन सब चीज़ों के अलावा यहाँ पर ग्लव बॉक्स काफ़ी लंबा चौड़ा बड़ा ग्लव बॉक्स है जिसमें आपको कूलिंग फंक्शन मिलता है। और जो टॉप 2 वेरिएंट्स हैं वहाँ पर आपको ब्लू लिंक से संबंधित ये 3 बटन भी मिलते हैं जहाँ पर SOS, RSA और ये जो नेविगेशन से संबंधित असिस्टेंस होता है इसके लिए भी ये बटन आपको मिलता है। ये सनग्लासेस होल्डर है यहाँ पर, 2 लाइट्स और उसके अलावा ये मैनुअल ब्लाइंड्स के अलावा ये इलेक्ट्रिक सनरूफ भी आपको मिलती है। तो ये भी एक अच्छी फीचर है यहाँ पर। ड्राइवर साइड के जो सन शेड्स हैं यहाँ पर आपको टोल टिकट होल्डर मिलेगा और जो पैसेंजर साइड है यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर मिलेगा, लेकिन अलग से यहाँ पर आपको लाइट नहीं मिलेगी। यहाँ पर कोई हैंडल नहीं है लेकिन इस तरफ आपको एक हैंडल नज़र आएगा। इसके अलावा अगर आप इस एयर प्योरीफायर को यहाँ से हटा दें तो आपको ये 2 कप होल्डर नज़र आएंगे। आगे वाला ज़रा छोटा कप होल्डर है, पीछे वाला ज़रा ज़्यादा बड़ा है। हैंड ब्रेक यहाँ पर मैकेनिकल है और यहाँ पर आपको ब्लैक टिप नज़र आएगी। यहाँ पर एक जो कमी है मेरे ख्याल से वो ये है कि ये डे नाइट मिरर जो हैं ये मैनुअल हैं। यहाँ पर अगर ऑटो डिमिंग मिरर्स होते तो ज़्यादा अच्छा होता। इसके अलावा जो मिरर्स भी हैं यहाँ पर इन्हें ज़्यादा स्लीक, ज़्यादा वाइड किया गया है जिससे आपकी विजिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाए। तो पीछे का दृश्य आपको बहुत अच्छे से नज़र आता है। मिरर में भी जब आप देखते हैं तो पीछे का जो व्यू है वो बहुत अच्छे से आपको नज़र आता है। तो बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही अच्छी विजिबिलिटी के साथ बहुत ही प्रीमियम मटेरियल से बना हुआ ये इंटीरियर है। और ये स्टीयरिंग जो है ये भी आपको Hyundai क्रेटा के स्टीयरिंग की याद दिलाएगा। सारे कंट्रोल्स बहुत ही अर्गोनॉमिकली प्लेस्ड हैं। इस स्टॉक पर आपको हेडलैम्प्स के कंट्रोल नज़र आएंगे और ये यहाँ पर ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी आपको मिलेंगे और यहाँ पर आपको वाइपर के सारे कंट्रोल्स नज़र आएंगे। ओवरऑल जो फील है यहाँ पर ये एक प्रीमियम गाड़ी की है और ये जो इंटीरियर है ये इस सेगमेंट से डेफिनेटली एक नॉच ऊपर लगता है। यहाँ पर ये जो बड़ी स्क्रीन है, जो स्टीयरिंग का जो डिज़ाइन है, जो ये फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है और ओवरऑल जो एक फील यहाँ पे आपको मिलता है, बड़ी प्रीमियम गाड़ी का फील मिलता है। बहुत ही कंफर्टेबल है ये और राइड क्वालिटी भी यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त है जिसके बारे में मैं कुछ देर में और बात करूँगा। बट इस स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठ करके आपको डेफिनेटली ऐसा लगेगा कि आप इस सेगमेंट से एक सेगमेंट ऊपर की गाड़ी चला रहे हैं। और ये जो बेहतरीन साउंडिंग ऑडियो सिस्टम है ये भी इसके अंदर 4 चांद लगा देता है। इंसुलेशन बहुत अच्छा है और सेफ्टी के लिहाज से अगर आप बात करें यहाँ पर तो 66% हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आपको अप टू 6 एयरबैग्स मिलते हैं, आपको हिल असिस्ट मिलता है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिलता है, यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है। तो ये जो सारी चीज़ें मिलकर इसे बहुत ही वेल इक्विप्ड गाड़ी बना देती हैं और इस सेगमेंट में इससे ज़्यादा फीचर्स, इससे ज़्यादा प्रीमियम इंटीरियर और इससे ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स वाली कार आपको फ़िलहाल नहीं मिलेगी। चलिए अब हम लोग पीछे चल के देखते हैं कि यहाँ पर स्पेस कैसा है और क्या वहाँ पर कुछ शिकायत करने जैसा है कि नहीं है। आगे की तरह पीछे भी जो डोर पैनल है यहाँ पर प्लास्टिक काफ़ी हार्ड है लेकिन स्क्रैच रेजिस्टेंट है और यहाँ पर ये जो टच पॉइंट है यहाँ पर आपको कोई सॉफ्ट मटेरियल नहीं मिलता है। कॉपर इनलेज आपको यहाँ पर नज़र आएंगे और एक बड़ी बॉटल रखने के लिए अच्छा खासा स्पेस दिया गया है। आगे की तरह पीछे भी एक हॉरिजॉन्टल थीम यहाँ पर आपको नज़र आएगा और ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। डोर काफ़ी वाइड खुलता है तो अंदर घुसने में आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी और सीट हाइट जो है ये भी ठीक है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है और बैठने में आपको किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अब यहाँ पर लेग रूम जो है ये 88 mm बढ़ गया है पिछले वर्जन से और जो शोल्डर रूम है ये भी 40 mm बढ़ गया है। तो ये गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पेशियस लगती है पीछे से। इसके साथ ही ये जो विंडो है ये काफ़ी रीजनेबली साइज्ड है लेकिन पीछे अब एक क्वार्टर ग्लास भी है जिससे कि अंदर एक एयरीनेस का आभास और भी ज़्यादा बढ़ के सामने आता है। पीछे आपको ये एक आर्मरेस्ट मिलेगा जिसमें कप होल्डर्स नहीं है और ये जो 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आप देख रहे हैं इसके बारे में एक ख़ास बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये सिर्फ एस्टा ऑप्शंस वेरिएंट में आपको मिलेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, अप टू एस्टा वेरिएंट ये इंटीग्रेटेड रहेंगे। तो ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है ये सिर्फ एकदम टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में है।
ये आपको अप टू एस्टा वेरिएंट नहीं मिलेंगे, तो ये ध्यान रखने वाली बात है और ये एक शिकायत का सबब है मेरे लिए, क्योंकि लोअर वेरिएंट्स में भी ये एडजस्टेबल होने चाहिए थे। ये सीट्स भी अगर 60-40 स्प्लिट होती तो ज़्यादा अच्छा होता। ये पूरी तरह से फोल्ड होती है, लेकिन ये 60-40 स्प्लिट नहीं होती है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स आपको मिलते हैं, लेकिन अगेन ये भी आपको सिर्फ एस्टा ऑप्शंस वेरिएंट्स में मिलते हैं। ये मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स वेरिएंट से चालू होना चाहिए था, और ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं अप्रिशिएट करता पिछली सीट पर अगर ये सारी फीचर्स लोअर वेरिएंट्स में भी अवेलेबल होती। अब जो अंडर थाई सपोर्ट है यहाँ पर काफ़ी जेनरसली बढ़ाया गया है, और ये बहुत एविडेंट है। आपको थाई सपोर्ट अच्छा खासा यहाँ पर मिलेगा। जो बैक सपोर्ट है ये बहुत अच्छा खासा मिलेगा, काफ़ी रूमी लगता है ये। आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी बड़ी खुली गाड़ी में बैठे हैं। जो हेडरूम है यहाँ पर ये 6 फुट तक के लोगों के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। मेरे ख्याल से 6 फुट से अगर ज़रा ज़्यादा भी हैं आप तो भी यहाँ आराम से बैठ सकते हैं। पीछे एसी वेंट्स हैं, और ये एक छोटा क्रेविस है जहाँ पर आप अपना सेलफोन या कुछ और सामान डाल सकते हैं, और एक USB सॉकेट भी है। इसके अलावा पैसेंजर बैकरेस्ट पर आपको ये मैगज़ीन होल्डर नज़र आएगा। बीच वाले पैसेंजर के लिए एक लैप बेल्ट है, लेकिन बीच में एडजस्टेबल हेडरेस्ट या किसी भी तरह का कोई हेडरेस्ट नहीं है। विड्थ यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, और ये जो बीच वाला सीट है इस पर आप किसी को बिठा करके मेरे ख्याल से मीडियम जर्नीज़ पर आराम से लेकर के जा सकते हैं। 3 लोग यहाँ पर अब्रेस्ट बैठ सकते हैं। ये काफ़ी वाइड गाड़ी है, तो इस सेगमेंट के हिसाब से मेरे ख्याल से ये गाड़ी काफ़ी स्पेशियस है, और पीछे 3 लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं। अगर आपको सिटी में घूमना है 3 लोगों को बिठा करके तो कोई तकलीफ नहीं होगी। लंबे डिस्टेंसेस में थोड़ी तकलीफ ज़रूर होगी, लेकिन फिर भी एक हैचबैक के हिसाब से यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है। अब ये जो डोर हैंडल है यहाँ पर आपको एक कोट हुक भी मिलेगा, लेकिन ये जो लेफ़्ट वाला डोर हैंडल है यहाँ पर आपको कोट हुक नज़र नहीं आएगा। पीछे ये आपको एक अलग से लाइट नज़र आएगी। इन सब चीज़ों के अलावा जो सीट की कुशनिंग है बहुत अच्छी है, जो कंटूरिंग है ये बहुत अच्छी है, जो मटेरियल्स हैं ये बहुत अच्छे हैं, और यहाँ पर जो इंसुलेशन है ये बहुत अच्छे से कंट्रोल किया गया है। मेरे ख्याल से ये सेगमेंट लीडिंग कार है इंसुलेशन के मामले में, और इस सेगमेंट की सबसे बेहतरीन राइड भी प्रोवाइड करवाती है। तो अगर आप पीछे वाली सीट पे बैठे हैं तो न सिर्फ आपको बहुत अच्छा स्पेस मिलेगा, लेकिन एक बड़ी कंफर्टेबल, बड़ी ही क्वाइट फीलिंग आएगी, बड़ी ही इंसुलेटेड आइसोलेटेड किस्म की फीलिंग आएगी, जिससे कि आप एक लंबा सफ़र भी बड़े आराम से तय कर सकते हैं। और नई i20 जो है इसकी बैक सीट डेफिनेटली काबिले तारीफ़ है। ये इस सेगमेंट की बेहतरीन बैक सीट्स में से एक है। अब जहाँ इस गाड़ी की बहुत सारी विशेषताएं हैं, बूट उनमें से एक नहीं है। यहाँ पर आपको बूट स्पेस मिलता है 311 लीटर्स का, जो कि सफिशिएंट है, लेकिन क्लास लीडिंग नहीं है। अगर आप इसे बलेनो से कंपेयर करें तो वहाँ पर आपको 339 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। अगर आप अल्ट्रॉस को देखें तो वहाँ पर आपको 345 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, और अगर आप जैज़ को देखें तो वहाँ पर आपको 354 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। तो बूट स्पेस जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हमने 2 बड़े ओवरनाइटर्स डाल रखे हैं, कुछ बैग्स यहाँ पर रखे हुए हैं। मेरे ख्याल से एक बड़ा फैमिली सूटकेस भी यहाँ पर आ जाएगा। तो एक छोटी फैमिली अगर एक लंबे वीकेंड पे जाना चाहती है तो बड़े आराम से जा सकती है, लेकिन वो कहने के बावजूद ये सेगमेंट लीडिंग बूट स्पेस नहीं है। और जो लोडिंग बे है ये ज़रा नीचे है, लेकिन बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह नहीं है सामान डालने और निकालने के लिए। बूट स्पेस यहाँ पर ज़रा और मिल जाता तो मेरे ख्याल से सोने पर सुहागा हो जाता। ये बूट स्पेस सफिशिएंट है, ये डील ब्रेकर नहीं है, लेकिन ये क्लास लीडिंग भी नहीं है। स्पेयर व्हील यहाँ पर आपको जो टॉप वेरिएंट्स है वहाँ पर अगर 16 इंच व्हील है तो आपको 15 इंच का स्पेयर व्हील मिलता है विद 185 सेक्शन टायर, और अगर आप बेस वेरिएंट ले रहे हैं जहाँ पर आपको स्टैंडर्ड 15 इंच का व्हील मिलता है तो वहाँ पर आपको 14 इंच का स्पेयर व्हील मिलेगा। अब ये जो बूट लाइट यहाँ पे आप देख रहे हैं ये निचले वेरिएंट्स में आपको नज़र नहीं आएगी, और ये जो स्पीकर है यानी कि जो सबवूफर है 7 स्पीकर, ये आपको लोअर वेरिएंट्स में नहीं नज़र आएगा। अब दोस्तों ये 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो हम यहाँ पे अभी चला रहे हैं, ये कोई नई यूनिट नहीं है। इसे हमने काफ़ी सारी गाड़ियों में देखा। इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले ही हमने इसका ग्रैंड आई10 नियोस के अंदर रिव्यू किया था। और ये जो इंजन और ट्रांसमिशन कॉम्बोज अब Hyundai और किया यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं, उससे मालूम पड़ता है कि किस तरह से वो लोग कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक वक्त था जब यहाँ पर Volkswagen अपना 1.2 TSI इंजन बेचता था DSG के साथ, और इस मार्केट में उन लोगों ने जब इसे बेचने की कोशिश करी तो हालांकि सेल्स हुई, लेकिन उतने नंबर में नहीं हुई जितनी कि वो जस्टिफाई कर सकें। तो उन्होंने वो जो DSG था उसे अब एक ऑटोमेटिक के साथ रिप्लेस कर दिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब Hyundai यहाँ पर एक 1 लीटर टर्बो इंजन जो कि इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है 120 PS पर 5000 RPM पर, और सेकंड सबसे ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करता है 172 न्यूटन मीटर्स 1500 RPM पर, इसके साथ इंट्रोड्यूस किया है विद डुअल क्लच ट्रांसमिशन 7 स्पीड। और इसके साथ ये गाड़ी न सिर्फ
बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही कन्वीनियंट हो जाती है सिटी में चलाने के लिए। लेकिन अगर आप इसके साथ एंजॉय करना चाहें तो भी ये काफ़ी हद तक आपका साथ देती है। अब ये Volkswagen पोलो जितनी इन्वॉल्विंग तो नहीं है, यहाँ पर स्टीयरिंग जो है ये ज़रा इनर्ट है। हालांकि आप गाड़ी को प्लेस कर सकते हैं काफ़ी क्लियरली, काफ़ी रीअश्योरिंगली। इस गाड़ी का जो रोड होल्डिंग है बहुत अच्छा है। अराउंड कॉर्नर्स ये आपको बड़ी ही रीअश्योरिंग फील देती है। टायर्स में ग्रिप बहुत अच्छी है। लेकिन जो एक इन्वॉल्विंग फील है पोलो वाला, वो अभी भी सिर्फ पोलो के साथ है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि एक बड़ा ही प्रैक्टिकल कॉम्बिनेशन जो कि एक एंथुसियास्ट को भी डिलाइट करे और एक एवरीडे कस्टमर को भी डिलाइट करे, इस तरह का एक कॉम्बिनेशन अब Hyundai के पास में भी है। और ये हम लोग इस इंजन ट्रांसमिशन कॉम्बो के साथ अभी देख रहे हैं। ये गाड़ी अपना 0 to 100 स्प्रिंट सब 10 सेकंड्स में करती है। 9.9 सेकंड्स में अपना 100 स्प्रिंट कंप्लीट कर लेती है। और इसके साथ ही ये जो इंजन है ये काफ़ी फ्री रेविंग लगता है। ऐसा लगता है कि काफ़ी स्प्राइटली, काफ़ी फ्री रेविंग किस्म का इंजन आप चला रहे हैं। और यहाँ पर आपको स्पोर्ट मोड भी मिलता है जिसे आप यूज़ करके मैनुअल शिफ्ट्स भी कर सकते हैं। अब इस इंजन का नोट मैं आपको सुनाता हूँ। तो ये रेजिस्ट नहीं करता है। यहाँ पर रेड लाइन जो है 6500 आरपीएम पर है। लेकिन अगर आप इसे स्पोर्ट मोड में डाल के मैनुअली जब शिफ्ट करते हैं तो ये 6400 आरपीएम पर जाकर के अप शिफ्ट करता है। और बहुत ही फ्रीली ये इंजन जाकर के अपनी रेड लाइन को टच करता है। किसी भी तरह का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इंजन बहुत ही लाइट वेट, ऐसा लगता है कि बहुत ही फ्री स्पिनिंग यूनिट है जो कि एक्सेलरेट करना पसंद करती है। तो जो एंथुसियास्ट हैं आप में से, उन लोग को भी ये यूनिट जो है ये काफ़ी पसंद आएगी। इसके अलावा जो सिटी में शिफ्ट्स होते हैं ये काफ़ी सीमलेस होते हैं। आपको किसी तरह की कोई जर्कीनेस महसूस नहीं होती है। जब आप स्टॉप स्टार्ट ट्रैफिक में चल रहे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि एक काफ़ी इंटेलिजेंट ट्रांसमिशन आप यूज़ कर रहे हैं। जब आप ज़ोर से एक्सेलरेट करते हैं तो किक डाउन्स भी जो है ये काफ़ी इंस्टेंट होते हैं। और ये ट्रांसमिशन रीजनेबली क्विक है, रीजनेबली इंटेलिजेंट है। और सिटी का स्टॉप स्टार्ट ट्रैफिक और अराउंड कॉर्नर्स जब आप एंथुसियास्टिकली चलाते हैं, दोनों ही सिचुएशंस को बहुत अच्छे से हैंडल करता है। सस्पेंशन यहाँ पर काबिले तारीफ़ है। बहुत ही ब्यूटीफुली सेटअप सस्पेंशंस हमको आजकल Hyundai से देखने को मिल रहे हैं जो कि बहुत कंफर्टेबल भी होते हैं। और जब आप कॉर्नर्स के चारों तरफ गाड़ियों को चलाते हैं तो काफ़ी रीअश्योरिंग भी होते हैं। अभी हालांकि बहुत ज़्यादा टॉट नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा फर्म नहीं होते हैं, तो जो इन्वॉल्वमेंट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। लेकिन अगर आप एक ऑल राउंड कार की बात करें जो कि आपको एक बहुत ही अच्छी प्लस राइड क्वालिटी भी दे और बहुत ही रीअश्योरिंग फील दे, तो Hyundai ने अलग अलग सेगमेंट्स में जो सस्पेंशंस हैं, आप चाहे वेन्यू की बात करें, चाहे क्रेटा की बात करें, चाहे आप ग्रैंड i10 नियोस की बात करें या फिर अब i20 की बात करें, सब जगह एस किया है सस्पेंशन सेटअप को। और ये बिल्कुल अलग नहीं है। यहाँ पर भी सड़क के ऊपर जो भी अंडुलेशंस या रफ पैचेस होते हैं उसको ये गाड़ी बहुत ही अच्छे से अपनी स्ट्राइड में लेती है। बैक सीट कंफर्ट बहुत अच्छा है। ख़राब रास्तों पर भी जो पीछे वाले पैसेंजर हैं उन्हें किसी तरह का डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। और इसके साथ ही साथ एक बड़ी रीअश्योरिंग फील मिलती है आपको। इंसुलेशन बहुत अच्छा है। अब स्टीयरिंग में इन्वॉल्वमेंट की ज़रा कमी है। ये वेट गेन करता है जैसे ही आप स्पीड बढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी जो डायरेक्टनेस है उसकी ज़रा कमी है। लेकिन ओवरऑल अगर आप एक बहुत ही वेल राउंडेड पैकेज की तलाश में है तो आपको ये गाड़ी बहुत ही अच्छे से डिलाइट करेगी। और मेरे ख्याल से जो सस्पेंशन सेटअप है ये बहुत ही अच्छा है। माइल्डली फर्म है लेकिन फिर भी सुप्रीमली कंफर्टेबल है। इसके अलावा ये जो लाइट स्टीयरिंग है ये गाड़ी को मनूवर करना बहुत आसान बना देता है। सिटी में जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो Hyundai के जो स्टीयरिंग्स हैं ये हमेशा से ही अपने स्मूथ फील के कारण जाने गए हैं और ये स्टीयरिंग भी काफ़ी हद तक वैसा ही है। इन सब के अलावा अगर आप इस इंजन की यहाँ पर बात करें कि इसका कैरेक्टर कैसा है, तो ये जो इंजन है ये आपको चाहता है कि आप इसे 2000 आरपीएम तक रखें कम से कम, अगर आपको अपशिफ्ट करना है। अगर आप 2000 आरपीएम के नीचे हैं तो ये अपशिफ्ट नहीं करेगा, और अगर आप 3000 आरपीएम से ऊपर हैं तो ये डाउन शिफ्ट नहीं करेगा। इसके अलावा अगर आप ऑटोमेटिक डाउन शिफ्ट्स की बात कर रहे हैं तो ये अगर आप किसी भी गियर में हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप थर्ड गियर में हैं तो ये अप टू 1200 आरपीएम तक वेट करता है डाउन शिफ्ट करने से पहले जब आप ड्राइव मोड में होते हैं, ताकि आपको मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी मिल सके। और अगर मैं फ्यूल एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ तो आपको ये बता दूँ कि ये आपको बहुत ही बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी भी देता है। यहाँ पर ARAI सर्टिफाइड फ्यूल एफिशिएंसी है 20.25 की, जो कि थर्ड बेस्ट है इस सेगमेंट की। जो बेस्ट फ्यूल एफिशिएंसी है वो 21 kmpl के आसपास है बलेनो की। जो सेकंड बेस्ट फ्यूल एफिशिएंसी है वो Hyundai की i20 की ही है। अगर आप देखने जाएंगे तो इसका जो 1.2 वर्जन है वहाँ पर आपको ज़रा बेहतर 20.35 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। लेकिन ये गाड़ी रियल वर्ल्ड में आपको बहुत अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी देती है। आज हम लोग वर्ली से न्यू बॉम्बे जब आ रहे थे तो हमने लगभग 35 किलोमीटर्स का डिस्टेंस तय किया, और इस पूरे दौरान ट्रैफिक आवर्स के अंदर हमको
15.5 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी सिटी के अंदर मिली। हाईवे पर ये गाड़ी आपको 19 to 20 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी भी डिलीवर कर सकती है अगर आप एक हल्के राइट फुट के साथ चलाएं। तो जो रियल वर्ल्ड फ्यूल एफिशिएंसी है इस स्पोर्टी ट्रांसमिशन के साथ में भी वो बहुत अच्छी है और ये काबिले तारीफ़ है। तो इस गाड़ी का जो ओवरऑल एक वेल राउंडेड फील है, आप चाहे परफॉर्मेंस की बात कर लें, चाहे एक श्योर फुटेड ड्राइव की बात कर लें और या फिर कंफर्ट, स्पेस और इंसुलेशन की बात कर लें, ये बड़ी ही बेहतरीन है और मेरे ख्याल से फ़िलहाल इस सेगमेंट की स्टैंड आउट कार है। ख़ास तौर पर ये 1 लीटर पेट्रोल विद DCT एक बहुत ही प्रीमियम कार बना करके इसे पेश करता है। और अगर आपको एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही वेल इक्विप्ड गाड़ी चाहिए विद अ वेरी फ्यूल एफिशिएंट इंजन, तो मैं बिना किसी शक व शुबा के अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ये गाड़ी रेकमेंड कर सकता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर प्रीमियम हैचबैक्स में सबसे ज़्यादा इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शंस अवेलेबल हैं और ये जो इंजन है जो हम अभी चला रहे हैं ये 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड VT इंजन और यहाँ पर भी आपके पास 2 ट्रांसमिशन ऑप्शंस हैं। ये अभी मेरे पास 5 स्पीड मैनुअल है और इसके अलावा आपके पास एक CVT जिसे कि Hyundai iVT कहता है, वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के तौर पर मौजूद है। यहाँ पर जो इंजन है ये 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है जो कि इस मैनुअल ट्रांसमिशन में 82 HP बनाता है 6000 RPM पर। लेकिन अगर आप iVT के साथ जाते हैं तो वहाँ पर यही इंजन कुछ और ढंग से ट्यून किया गया है और वहाँ पर ये 88 HP बनाता है 6 HP ज़्यादा 6000 RPM पर और टॉर्क दोनों ही जगह आपको 115 न्यूटन मीटर्स की मिलती है 4200 RPM पर। अब ये जो इंजन है बेसिकली काफ़ी वक्त से है, इसे कुछ और बेहतर बनाया गया है इस बार, लेकिन ये इंजन काफ़ी वक्त से Hyundai i20 पर और भी बहुत सारी Hyundai गाड़ियों पर ड्यूटी कर रहा है और यहाँ पर भी ये इंजन जो इसका पुराना कैरेक्टर है उससे मिलता जुलता ही नज़र आता है। ये जो इंजन है ये बहुत ज़्यादा फ्रीली रेविंग नहीं है और न ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा बॉटम एंड टॉर्क है। अगर आप इसे कंपेयर करें 1 लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन के साथ में तो ये उतना एंथुसियास्टिक ऑब्वियसली नहीं है। यहाँ पर न उतनी ज़्यादा पावर है, न उतनी ज़्यादा टॉर्क है। ये एक फंक्शनल इंजन है और आप में से जिन लोगों को प्राइमरली बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिकली गाड़ी नहीं चलानी है, एक फंक्शनल कार चाहिए सिटी के लिए और ओकेजनल हाईवे ड्राइव के लिए, उनके लिए ये इंजन ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि यहाँ पर आपको कीमत ज़्यादा नहीं देनी होती है। ये बेस वेरिएंट है सारे इंजन ऑप्शंस का। अब यहाँ पर जो ट्रैक्टेबिलिटी है वो आपको लगभग 1000 RPM से मिलनी शुरू होती है। ऑल्दो उससे नीचे भी ये डाई डाउन नहीं होता है, लेकिन 1000 RPM से आपको जो बिल्कुल बेसिक मूवमेंट है वो महसूस होने लगेगा जब आप एक्सेलरेटर पेडल देंगे। इसके बाद 1400 RPM से आपको एक परसेप्टिबल मोशन महसूस होगा। अगर आप एक्सेलरेटर दे रहे हैं तो कुछ एक्सेलरेशन महसूस होना शुरू होगा और 2000 RPM के बाद में ही आपको एक सब्सटेंशियल एक्सेलरेशन महसूस होना शुरू होगा। ये स्ट्रांगली रेव करता है 4000-5000 RPM तक और जाता है 6000 RPM से ऊपर, लेकिन ये उतना ज़्यादा फ्रीली रेव नहीं करता है। प्राइमरली अगर आप इसे मिड रेव्स में चला रहे हैं तो ये ठीक से परफॉर्म करता है, बट बहुत ज़्यादा फास्ट या बहुत ज़्यादा क्विक ये इंजन नहीं है। यहाँ पर फ्यूल एफिशिएंसी जो ARAI सर्टिफाइड है वो है 20.35 kmpl जो कि 0.1 kmpl ज़्यादा है 1 लीटर DCT से। लेकिन अगर आप CVT के साथ जाएंगे तो वहाँ पर ये फ्यूल एफिशिएंसी आपको 19.65 kmpl मिलती है। अब रियल वर्ल्ड में ये फ्यूल एफिशिएंसी आपको सिटी में 14 to 15 kmpl तक की मिलेगी और हाईवे पर आपको 19 तक की फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी अगर आप एक हल्के राइट फुट के साथ जा रहे हैं तो। ट्रांसमिशन जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर 5 स्पीड मैनुअल है। हालांकि ये काफ़ी स्मूथ है और इसे आप काफ़ी इजीली शिफ्ट कर सकते हैं। एक बहुत ही मामूली सा नॉचीनेस है यहाँ पर। जो नए 6 स्पीड ट्रांसमिशंस हैं Hyundai के वो मेरे ख्याल से ज़रा ज़्यादा बेहतर हैं, इससे ज़्यादा स्मूथ है, लेकिन ये ज़रा सा बहुत ही मामूली तौर पर एक नॉचीनेस यहाँ पर आपको महसूस होता है। ओवरऑल ये जो गाड़ी है ये काफ़ी प्रैक्टिकल है, काफ़ी ट्रैक्टेबल है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी की उम्मीद रख रहे हैं तो ये इंजन आपकी उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा नहीं उतरेगा। ये जो इंजन है ये एक इकोनॉमिकल ऑप्शन है और हालांकि ये ट्रैक्टेबल है, यूजेबल है, हाईवे सिटी दोनों जगह पर अच्छे से चल सकता है, लेकिन अगर आप इसे कंपेयर करें जो दूसरे इंजन्स हैं इस पूरे लाइनअप में 1.5 लीटर डीजल और 1 लीटर DCT, तो उनके कंपैरिजन में ये ज़रा फेड आउट हो जाता है। और 1.5 लीटर डीजल जो एक और इंजन है उसका रिव्यू हम अलग से करेंगे। वहाँ पर आपको 100 PS की पीक पावर मिलती है, 240 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है और उसके साथ ही साथ वहाँ पर आपको
6 स्पीड ट्रांसमिशन भी मिलता है और 25.2 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है, जो कि हैचबैक सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि ये वाला जो इंजन है, ये माइलेज इसकी ठीक ठाक है, प्रैक्टिकल है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है। मेरे ख्याल से ये इंजन ज़रा और बेहतर होता तो और ज़्यादा अच्छा लगता। और इस तरह की बेहतरीन गाड़ी में जो कि फ़ीचर्स, सेफ्टी, बिल्ड क्वालिटी और स्टाइलिंग के मामले में बड़ी ज़बरदस्त है, वहाँ पर अगर जो बेस वेरिएंट है वो भी ज़रा और ज़्यादा इम्प्रेसिव इंजन होता तो और ज़्यादा बेहतर होता। तो दोस्तों, गाड़ी ये बहुत ज़बरदस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस सेगमेंट में जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनसे ज़्यादा बेहतर फीचर्स हैं यहाँ पर, देखने में बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। ये बहुत ही अच्छे से बनी हुई गाड़ी है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको जिस तरह की वारंटी मिलती है, जिस तरह की एक रीसेल के लिए Hyundai मशहूर है, उन सब चीज़ों को अगर आप जोड़ करके देखें तो फ़िलहाल जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनमें ये गाड़ी डेफिनेटली सर्वश्रेष्ठ है। एक ऑलराउंडर अगर आप ढूंढ रहे हैं तो ये गाड़ी डेफिनेटली इस सेगमेंट को आगे मूव करने की कोशिश करती है। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए आपको एक प्राइस डेफिनेटली पे करनी होगी। और Hyundai i20 जो है ये हमेशा से ही एक प्रीमियम पे मिलती थी, लेकिन अब नए फीचर्स जो यहाँ पर बहुत सारे ऐड किए गए हैं, उनके ऐड हो जाने के बाद में यहाँ पर कीमत ज़रा और बढ़ गई है। Hyundai का ये बोलना है कि जिस तरह के फीचर्स और जिस तरह की वैल्यू ऐड वो लोग दे रहे हैं उसके बराबर वो लोग पैसा नहीं ले रहे हैं, और असल में जो कस्टमर्स हैं उन्हें जो फीचर्स मिल रही हैं वो एक डिस्काउंट पे मिल रही हैं। लेकिन बहरहाल अगर आप एक टाइट बजट पे हैं और आपको एक बहुत ही ज़्यादा सस्ती गाड़ी चाहिए तो फिर शायद Hyundai i20 आपके लिए नहीं है। ये गाड़ी एक विशेष किस्म के कस्टमर के लिए है जिसे कि इस सेगमेंट में सबसे बेहतरीन प्रीमियम हैचबैक की दरकार है। और यहाँ पर ये जो गाड़ी है, यहाँ पर आपको इस सेगमेंट का सब कुछ बेस्ट मिलेगा। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो वो भी यहाँ पर आपको 1 लीटर टर्बो के साथ, DCT के साथ बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलेगा। अगर आपको एक रिलेटिवली इकोनॉमिकल वेरिएंट चाहिए तो वो वेरिएंट आपके लिए 1.2 VT वाला इंजन रहेगा, जहाँ पर आपको न सिर्फ एक 5 स्पीड मैनुअल मिलता है लेकिन CVT भी मिलता है। लेकिन कीमतें अगर आप 1.2 मैनुअल की कंपेयर करें इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों के साथ में, तो 6.8 लाख रुपये से चालू होकर के 9.2 लाख रुपीज़ तक इसका वेरिएशन है। और जो एस्टा ऑप्शंस वेरिएंट है वहाँ पर फीचर्स असल में इतनी ज़्यादा हैं दूसरी गाड़ियों के कंपैरिजन में कि वो जो कीमत है वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई होती है मेरे ख्याल से। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए। उसी तरह से अगर आप डीजल की बात करें तो जो अकेला दूसरा डीजल ऑप्शन है यहाँ पर जो कि है एल्ट्रॉज, उसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट आपको लगभग 9.1 लाख रुपीज़ में मिलता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के साथ जाएंगे एस्टा ऑप्शंस तो आपको 10.7 लाख रुपीज़ देने होते हैं, और उसके बदले में यहाँ पर डेफिनेटली आपको काफ़ी सारा इक्विपमेंट मिलता है। और देखा जाए तो जो एस्टा वेरिएंट है यहाँ पर, नॉट एस्टा ऑप्शंस, एस्टा वेरिएंट जो है उसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपीज़ है, जो कि 90,000 रुपीज़ ज़्यादा है, और वहाँ पर आपको इक्विपमेंट लेवल लगभग बराबर मिलता है। तो मेरे ख्याल से जो कीमत है वो डेफिनेटली ज़्यादा है, लेकिन जो क्वालिटी का डिफरेंस है, जो अंदर फील का डिफरेंस है, जो ओवरऑल एक प्रीमियम रिच एक्सपीरियंस और वेल बिल्ट गाड़ी आप चाह रहे हैं वो यहाँ पर आपको डेफिनेटली मिलेगी। और उसके लिए आपको प्रीमियम भरना होगा। जो दूसरे हैचबैक्स हैं यहाँ पर उनसे ये गाड़ी ज़रा महंगी है। और सिवाय अगर आप बात करें जैज़ की जो ज़रा एक्सपेंसिव लगती है, उसके अलावा अगर आप दूसरे ऑप्शंस से इसे कंपेयर करेंगे तो ये ज़रा महंगी है। मैं इसे अगर समअप करना चाहूँ तो अगर आपको एक पेट्रोल गाड़ी चाहिए जो कि आपको बहुत अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी दे और आपको वहाँ पर ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, फिर भी एक थोड़ी प्रीमियम बड़ी हैचबैक लेनी है, तो आप बलेनो के साथ जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर आपको जो सॉलिड वेल बिल्ट प्रीमियम फील है वो पूरी तरह से नहीं आएगी। अगर आप एक एंथुसियास्ट हैं और आपको एक फन टू ड्राइव आउट एंड आउट एंथुसियास्ट हैचबैक चाहिए तो आप पोलो की ओर देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक मॉडर्न डे प्रीमियम वेल बैलेंस्ड फैमिली हैचबैक चाहिए जो सब चीज़ बहुत अच्छे से करे और जहां पर आपको सबसे बेहतरीन ऑप्शंस मिले, न सिर्फ इंजन ट्रांसमिशन की लेकिन फीचर्स की भी, तो Hyundai i20 इस सेगमेंट की विदाउट अ डाउट सबसे बेहतरीन कार है। और अगर आपके पास वो एक्स्ट्रा पैसा है शेल आउट करने के लिए तो आप इस गाड़ी को डेफिनेटली आंख बंद करके ले सकते हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसके फीचर्स और इसका ड्राइव फील वाकई में बेहतरीन है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के द्वारा मैं आपके Hyundai i20 से संबंधित सारे सवालों के जवाब दे पाया, लेकिन फिर भी अगर कुछ छूट गया है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा पर्सनली आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, मोटोराइड्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, वो बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। हमारा जो रीच है वो कुछ हद तक यूट्यूब ने कुछ वक्त से रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको इस तरह के लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस पसंद हैं तो आप हमारी ज़रा मदद करें और इन वीडियोस को शेयर करके हमें इस एक रट से निकलने के लिए मदद करें। अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए रेव हार्ड, रेव फ्री एंड ड्राइव सेफ।